को ना मतलब पकड़ लेती है असली की माँ और उसको ना बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरा हार चुराया था। वो बोलती है कि क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं चुराया। वो बोलती है कि ओह तो तुमने कुछ नहीं चुराया, तुमने सब कुछ चुरा रखा है, अब झूठ मत बोलो, तुमने ही सब कुछ चुराया था। फिर ना उसके बाद उसका ना हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या है बताओ मुझे। हाँ, वो हार उसके मुँह पर मारती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दिखाती है उसको और वो बोलती है कि देखो अब याद आया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। पर नरमी बिल्कुल भी ऐसे डरती नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखती रहती है और असली तो पूरा ऐसे नज़ारा ही ले रही होती है और असली ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये डिनाई करने की कि तुमने चोरी नहीं की। तो वो नरमीन फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखती रहती है। तो वहीं पर ना आ जाती है मरजान। तो जैसे ही मरजान वहाँ पर आती है ना तो असली की मॉम कहती है ओ तो चोरनी की बेटी भी यहाँ पर आ गई, आओ आओ तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी देखो कि तुम्हारी माँ क्या काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्क लगता है ना। तो मरजान को तो कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में, तो मरजान ऐसे फुल शॉक होती है। फिर वो बोलती है कि आओ मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी वहाँ माँ का हार्ड वर्क के बारे में। फिर वो बोलती है कि किस बारे में बात कर रही हैं आप। वो बोलती है कि तुम्हें भी तो चोरी करनी सिखा रही होगी ना। वो बोलती है कि आप बात किस चीज़ के बारे में कर रही हैं, पहले ये बताइए। फिर नस्ली की माँ कहती है कि इतनी शरीफ तो मत बनो, इतनी शरीफ तो तुम हो नहीं, और ये तो बिल्कुल भी प्रटेंड मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, तुम सब जानती हो और यहाँ पर ना सिर्फ प्रटेंड कर रही हो। और असली ना फिर ऐसे उसकी बेइज्जती सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। पर मरजान को ना अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अपनी माँ की तरफ भी देखने लगती है। फिर वो बोलती है, जो उसकी माँ होती है ना, वो बोलती है कि तुम सब चोर हो। तो वो बोलती है कि आंटी प्लीज़ अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ आप इज्जत से बात कीजिए। तो वो ना उसकी तरफ ऐसे शौक से देखने लग जाते हैं कि ये मेरे सामने कैसे बोलने लग गई। और इतना मौका मिलते ही ना मरजान की माँ को भी उसको सुनाने का मौका मिल जाता है। वो बोलती है कि बेटा ये औरत ना पागल हो गई है, क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी काम करूँगी? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ मेरे पर ऐसे ही नाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे पर सिर्फ नाम लगा रही है। तो तभी ना वो औरत बोलती है कि झूठ मत बोलो। फिर वो उसकी तरफ देखने लग के बोलती है मैंने झूठ नहीं बोला। वो बोलती है कि तुम झूठ ही बोल रही हो, तुम सब लोग झूठे ही हो, तुम सबके पास पैसे है ही नहीं और अब तुम मेरे से पैसे छीनना चाहते हो और मेरी ज्वेलरी चोरी करके ना अब तुम पैसा कमाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे पता चल गया। तभी ना वहीं पर हैदर आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है और क्या है। फिर वो बोलती है कि तो हमने एक और चोर को पकड़ लिया, तो तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है इस पर। तो हैदर ना उसकी तरफ ऐसे शॉकली देखने लगता है। तो असली की माँ फिर से बोलती है कि तुम्हारी बेबी बहुत शेमलेस है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए इसने मेरा नेकलेस चूज़ किया चोरी करने के लिए और ज्वेलर को बेच आई। और नरमीन ना से फुल शॉक खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती, वो हैदर को बस देखती ही रहती है। फिर उसके बाद ना मरजान फिर से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि असली की माँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी और इसने सोचा कि इसको कौन सा पता चलेगा इतनी ज्वेलरी है इसके पास, फिर इसीलिए इसने चोरी का सोचा। पर इसको इतना नहीं पता था कि उसकी ज्वेलरी जिसकी चोरी हुई होती है ना, वो उसके ऑनर के पास पहुँच ही जाती है। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानने लग गई हूँ अब तो, और मुझे पता चल गया है कि तुम लोग कैसे हो। फिर ना हैदर भी उसको ना ऐसे गुस्से से देखने लगता है और असली तो पता ही नहीं किस बात की ऐसे फुल ना प्राउड हो रही होती है और उसको तो मज़े आ रहे होते हैं फुल। फिर ना मरजान वहाँ पर खड़ी रहती है चुपचाप और जो असली की माँ है ना वो फिर से उनको सुनाने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम सबसे नफ़रत करती हूँ और इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती, और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना उसके बाद असली को तो सुनाने का मौका मिल जाता है। वो ना सबको बोलती है कि ऐसा कोई क्राइम है जो तुम्हारी फैमिली ने नहीं किया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्राइम है। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे घूर के देखने लगती है। फिर वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखती है, बट मरजान ना कुछ भी नहीं बोलती। और हैदर को भी ना पूरा शक होता है अपनी बीवी पर कि हाँ इसने पक्का चुराया होगा। तो असली बोलती है कि ओह माय गॉड अब मैं चोरों में और नहीं रुक सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। पर वो बोलती है कि प्लीज़ पहले तो मैं ये उठा लूँ, कहीं फिर से ना तुम उठा लो और बेच दो, वैसे भी तुम लोग पैनीलेस हो ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इतना सुना कर ना वो वहाँ से चली जाती है और मरजान ना वहाँ पर खड़ी रहती है। और फिर ना वो अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ को बोलती है कि माँ क्या ये सच है या आपने सच में चोरी की थी। फिर वो उसकी तरफ नहीं देखती। तो मरजान उन्हें फिर से बोलती है कि प्लीज़ माँ मेरी तरफ देखिए, क्या ये सच है। तो उसकी माँ को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि वो लोग असली चोर हैं,
वो लोगों ने हमारा सब कुछ चुरा लिया। और इतना सुनते ही ना मरजान शॉक हो जाती है कि उसकी माँ ने ही चोरी की है। वो बोलती है कि उन्होंने हमारा घर, हमारी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा चुरा लिया। और ये जो पहन रही थी ना सेट, ये भी मेरा है अब, क्योंकि वो मेरे घर में रहती है। अब मैं और कुछ भी नहीं सहूँगी। हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, क्या मैं पुराने वही फटे पुराने कपड़े पहनती रहूँ? और इतना सुनते ही ना मरजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगती है। बोलते कि माँ, मेरे को ना आप पर ना यकीन नहीं हो रहा कि आप भी ऐसा कभी कर सकती हैं, आपने ऐसा क्यों किया? फिर वो बोलती है कि आपको सच में ऐसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, आपकी इज्जत कुछ भी नहीं है क्या? हमने पैसा ही खोया है, हमने सब कुछ खो दिया माँ। जो हमारी इज्जत बची थी ना वो भी आज हमने खो दी। आपने ऐसा कैसे किया? हाँ, आप क्यों ऐसे कर रही हो? आपकी वजह से कितना कुछ हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? फिर वो कहती है कि मैंने आप लोगों की वजह से अपना फ्यूचर तक गंवा दिया। मैंने किसी की चीज़ बारे में नहीं सोचा। इवन दो मैंने जो मैं करना चाहती थी वो भी मैंने छोड़ दिया, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू अर्न मनी, एंड वो मैं आपको देना चाहती थी। मैं कमा तो रही थी ना, पापा भी तो थोड़ा बहुत लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये सब पैसा चोरी करके ही पैसा कमाना है? आपने अपने बच्चों को आग में क्यों धकेल दिया? और इतना क्या करना, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना यहाँ पर आतिश ना किसी से बात कर रहा होता है और ना वो देखता है कि पीछे से मरजान ना रोते हुए जा रही होती है और ना वो अभी भी ऐसी बात कर रहा होता है। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना तो मरजान ना ऐसे फुल गुस्से में जा रही होती है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया। तो वो जल्दी से ना वहाँ से चलता है और जाकर मरजान के सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे। फिर वो बोलती है कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूँगा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि प्लीज़ आतिश, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ अब मुझे मत रोको, मुझे जाना है यहाँ से। तो आतिश ना उसके ऐसे मुंह की तरफ देखने लगता है कि इसको क्या हो गया। फिर बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, पहले ये बताओ। और ना वो उसका हाथ पकड़े रखता है। फिर ना वो उसके आंसू पहुँचने लगता है और मरजाना कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोती रहती है। फिर वो बोलता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या, ये बताओ पहले मुझे। यार ये हमारे वाले बंदे भी ऐसे पूछेंगे क्या हमसे कभी? तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसको लगता है ना उसकी असली और उसकी माँ ने कुछ किया है। फिर वो बोलता है कि माँ और असली ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। वो बोलती है कि नहीं, किसी ने भी मेरे साथ कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी बात नहीं करनी है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्लीज़ जाने दो। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे जाने दो आतिश, बहुत हो गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, जब तुम रो रही हो और तुम हर्ट हो चुकी हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा जब तक तुम मुझे नहीं बता सकती। प्लीज़ लेट मी हेल्प यू, प्लीज़ मुझे बताओ किसने तुम्हें क्या कहा है। वो बोलती कि नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मैं वैसे भी बहुत टाइम से एक शेमफुल ज़िंदगी जी रही हूँ और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता आतिश, मैं कुछ भी नहीं चाहती, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी ना हैदर पीछे आ जाता है और हैदर ना मरजान को आवाज़ लगा लेता है और मरजान पीछे मुड़ के देखते। फिर हैदर कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़ बेटा। तो वो ना चुप हो जाती है और आतिश ना उसके हाथ छोड़ देता है और वो बोलता है कि जाओ बात कर लो। तो फिर मरजान उसके हैदर के पास जाती है और बोलती है कि पापा अब कुछ भी नहीं बचा है बात करने के लिए और मैं इस हेल में नहीं आना चाहती थी, बट मैं ऑलरेडी इस नर्क में आ चुकी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ऐसा कर सकती हैं, बट उन्होंने ऐसा किया। और आप लोग मुझसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हो, खुद ब खुद सब डिसीजंस ले लेते हो और वो डिसीजंस मुझ पर भारी पड़ते हैं। क्या आप कभी भी मुझ पर तरस नहीं खा सकते क्या? मैं आप लोगों के लिए ब्लेम अपने ऊपर ले लेकर थक गई हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर ना वो उसको बहुत कुछ बोलती है और खुद वहाँ से चली जाती है। फिर हैदर भी ना वहाँ से चला जाता है। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाता है हमारे क्यूटी सा कमाल। तो कमाल आता है, वो बोलता है कि जो तुमने मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया है और ये लो। तो वो उससे वो लेता है पॉलीथीन और उसमें होती है मरजान और उसकी मतलब फ़ोटो, और फ़ोटो फ्रेम बनवाया होता है उसने, और बोलता है कि थैंक्स कमाल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। फिर ना वो कहता है कि मुझे लगता है कि ना अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कमाल कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों ऐसे सोचने लग जाते हो, ऐसे मीनिंगलेस मत हुआ करो, अभी बहुत ज़रूरत है तुम्हें इस फ़ोटो की। जाओ और इस फ़ोटो को अपने रूम में रखो और इसका जो तुम चाहते थे ना वो करो, बट एटलीस्ट प्लीज़ ऐसे होप मत गवाओ। जल्दी क्यों होप छोड़ देते हो, ऐसा मत करो। अभी मरजान का जवाब तो सुनो, क्या पता वो तुम्हें हाँ बोल ही दे। तो मतलब वो होपलेस होता है आतिश, बिकॉज मरजान चुप रह रही होती है और कुछ भी नहीं बता
आ रही होती और ना वो फ़ोटो की तरफ देखने लगता है। फिर ना वो फ़ोटो लेकर रूम की तरफ जाता है और वो ना कॉन्टीन्यूसली अपनी और मिर्ज़ान की फ़ोटो को देखता ही रहता है। फिर ना वो देख दाख कर फ़ोटो जाकर ना मिर्ज़ान के ड्रेसिंग पर रख देता है और ना वहाँ पर खड़ा रहता है कुछ टाइम, फिर वहाँ से चला जाता है, जाकर वॉशरूम में खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है मिर्ज़ान। तो जैसे ही मिर्ज़ान अंदर आती है ना तो वो कमरे को लॉक कर लेती है। उसको पता नहीं होता कि आतिश अभी वॉशरूम में है। और वो जैसे ही रूम में आती है और वो अपने ड्रेसिंग पर अपनी और आतिश की फ़ोटो पड़ी देख लेती है और वो जल्दी से उस फ़ोटो को ना उठा लेती है और अपने हाथ में उठा लेती है और उसको ना देखने लगती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली पानी आने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि आतिश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि हमारा पास्ट कभी भी हमें एक नहीं होने देगा। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी फैमिलीज़ कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगी कि मैं और तुम एक हो जाएं। हमारे बीच एक पहाड़ खड़ा है, हमारे जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम कैसे एक हो सकते हैं आतिश, ये तुम सोचो। हम कैसे ये काम चलाएंगे आगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बट स्टिल मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती। और ना मिर्ज़ान उस फ़ोटो को देखती रहती है और वहीं पर रख कर ना चली जाती है। फिर ना वो फ़ोटो को फिर से उठाती है और ना उठाकर अपना जो ड्रेसिंग का ड्रॉर होता है ना वहाँ पर रख देती है और ड्रेसिंग के ड्रॉर को बंद कर देती है। और पीछे से ना आतिश ये सब देख लेता है कि मिर्ज़ान ने वो फ़ोटो उठाई और ड्रॉर में रख दी। और वो ना आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश को ना ये देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब आतिश को गुस्सा आएगा तो क्या होगा, लड़ाई। तो अब इन दोनों की लड़ाई होगी। फिर ना वो बता देती है कि मैंने ना वो फ़ोटो हटा दी वहाँ से। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। वो बोलती है कि नहीं, पर मुझे तो एक्सप्लेन करना है तुम्हें। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, तो मत करो। अब एक्सप्लेन करने को रह क्या है। और तुम अगर वहाँ पर नहीं देखना चाहती थी तो तुमने हटा दी, तो इसमें एक्सप्लेन करने की वाली क्या बात है। और इतना बोलकर ना फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे वो जाने लगता है ना तो जल्दी से मिर्ज़ान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। हाँ, फिर वो बोलती कि और इतना सिंपल नहीं है कि मुझे वो पिक्चर ऐसे बुरी लग रही थी और मैंने वो हटा दी, ऐसा नहीं है। तो आतिश बोलते कि मैंने कहा ना तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलते कि प्लीज़ डोंट येल एट मी, मेरे साथ लड़ाई मत करो। वो बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ और वो फिर से गुस्से में बोलने लगता है। बोलते कि अच्छा ये बात है, तो अभी तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोल रहा है कि मैं नहीं चिल्ला रहा। फिर वो बोलती कि तुम चिल्ला रही हो। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैं नहीं चिल्ला रहा। और वो ना वो वहाँ से जाने लगता है। पर ना फिर वो फिर से रूम से बाहर निकल जाता है बट वो फिर से गुस्से में अंदर आ जाता है और मिर्ज़ान के ना सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो मिर्ज़ान को बोलता है कि ओ वैसे भी अब मैंने तुम्हें तंग कर दिया ना और इसलिए तुमने वो फ़ोटो उठाई और रख दी। वो बोलती है कि ये इशू नहीं है, इशू कोई और है। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ फिर क्या इशू है, तुम्हें प्रॉब्लम है। वो बोलती है कि हम लोग प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आतिश, हम प्रॉब्लम है, तुम और मैं, हम दोनों प्रॉब्लम है। और जो ये तुम सोच रहे हो ना हमारे बीच कुछ हो सकता है, नो वे, इट्स अ मेस। फिर बोलता है कि तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो तो मैं कैसे समझूंगा। हाँ, तुम्हें जब से मैंने बताया है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ये हैं तो तुम बोल ही नहीं रही हो, तो मुझे समझ कैसे आएगा। वो बोलती कि इसमें बोलने वाली बात क्या है। तो वो ना इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है तो आतिश उसको पकड़ लेता है और ज़ोर से ऐसे ना उसको शोल्डर से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब ऐसा मत करो, अब बहुत हो गया मिर्ज़ान, अब मत करो ऐसा, अब मैं सुनना चाहता हूँ जो है तुम्हारे मन में, अब मुझे बता दो, अब मुझे तंग मत करो प्लीज़। और वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने ना दिल पे रख लेता है और बोलता है कि अब नहीं, अब मत करो मेरे साथ, मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। और अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो मेरे अंदर यहाँ पर दर्द होता है, तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो मिर्ज़ान फिर से रोने लगती है। फिर वो फिर से बोलता है कि ये तो तुम्हारी चुप्पी है ना, ये मेरे को अंदर ही अंदर खा रही है, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ मिर्ज़ान। सो प्लीज़ लेट मी नो कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो और क्या है तुम्हारा डिसीज़न। जो भी तुम्हारा डिसीज़न है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आतिश को। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है तो कैसा है बताओ मुझे, हाँ कैसा है। अगर ये बात नहीं है तो कैसी बात है, तुम चुप रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बात है, बताओ मुझे जल्दी बोलो। और वो ना उसको फोर्स करने लग जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि बोलो ना, जो तुम्हारे दिल में है वो बाहर कर दो, बोलो, तुम्हारी जो भी बोलोगी उससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, प्लीज़
प्लीज़ मुझे बताओ, और मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ और बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तुम मुझे रिस्पेक्ट कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकता, मुझे दुनिया रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, या फिर तुम इतनी बहादुर ही नहीं हो कि तुमसे ये सब हो सके। एंड वो ना फिर उसको बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। तो मरजान ना फिर बोलती है कि मैं ब्रेव हूँ बट मैं ये नहीं कह सकती, और मैं एक बार ये कहने से पछता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया था, बट अगर इफ़ यू वांट टू हेयर इट अगेन देन ठीक है, मैं बता देती हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है कि जो ये मैं कह रही हूँ इतना इजी है, और जो ये तुम कर रहे हो वो भी इतना इजी है? तुम्हें क्या लगा तुम आओगे मुझे अपने दिल की बात बताओगे और वो मेरे लिए बहुत इजी होगा? जो हमारे बीच चल रहा है वो बहुत इजी है। वो बोलते कि मैंने तो कहा ही नहीं है कि ये इजी है, हम इजी कर सकते हैं। फिर ना वो कहती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचा, मैं सारा दिन इसके बारे में सोचती रही, और अब तुम कह रहे हो कि बहुत ईजी है, और अब मैं तुम्हें बता दूँ क्या बात है इसमें। बट इट्स नॉट दैट ईजी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल जाएंगे? और क्या हम वो सब इग्नोर कर देंगे जिस चीज़ से हम निकले हैं, कैसे हमारी शादी हुई, क्या हुआ हमारे साथ? और तुम सुनना क्या चाहते हो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और अब जो तुम सुनोगे ना वो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देगा। लेट मी टेल यू वन थिंग। और इतना सुनते ही ना वो आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाता है, उसके फेस से ना ऐसे गुस्सा और अपसेट लाइक उसका फेस देख लग जाता है, और वो फिर से गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि एटलीस्ट तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मरजान तुम सच बोल सको। फिर बोलती है, ज़ोर से बोलती है कि आतिश देयर इज़ नो अस। और इतना सुनते ही ना आतिश की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। लिटरली ही वॉज सो शॉक्ड, और उसको ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया। वो बोलती है कि तुम्हें समझ आई, देयर इज़ नो अस, हम नहीं हो सकते एक, कभी भी नहीं हो सकते। और जो भी हमारे साथ हुआ है उसके बाद तो हम कभी भी नहीं हो सकते, और ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग कभी भी साथ आ जाएं, कभी भी नहीं। तुम समझ गए? ये हमारे बीच कभी भी काम नहीं करेगा कि हम लोग एक हो जाएं। जो हमारे साथ हुआ है तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी एक हो जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकते आतिश, और ये मैंने तुम्हें अब क्लियर कर दिया। और इतना कहते ही ना मतलब आतिश बहुत ज़्यादा शॉक होता है, मरजान भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है, और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली ऐसे आंसू निकलते